शाम के करीब मैं अस्पताल गया और साइका को अपने साथ ले आया। अब मुझे इस सिलसिले में किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं रही थी। अपनी रिहाइश गाह पर वापस पहुंचने के बाद मैंने कॉफ़ी मंगवाई। फिर इधर उधर की बातों के दौरान साइका से कहा, आइंदा के लिए क्या प्रोग्राम है साइका? मेरे इस सवाल पर वो एक सानिये के लिए चौंकी, फिर खुद को संभाल कर बोली, जाहिर है अब मुझे वापस जाना होगा। मैंने अपने सवाल की वजाहत की, कहा मेरा मतलब था कि वापस जाकर क्या करोगी? उसने संजीदगी से कहा, इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं कर सकी हूँ, सोच रही हूँ। मैंने पूछा, क्या सोच रही हो? अगर मुझे कुछ बताना पसंद करो तो। साइका ने मुझे जुमला मुकम्मल न करने दिया, जल्दी से बोली, कैसी बातें करते हो अली? मैं जो भी प्रोग्राम बनाऊंगी वो जाहिर है तुम्हारे मशवरे से ही बनाऊंगी। तुमसे कोई बात छुपाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कहा, तो फिर मुझे बताओ तुम क्या सोच रही हो? वो चंद लम्हे खाली खाली निगाहों से खला में घूरती रही, फिर अफसरदा लहजे में बोली, अली सच्ची बात तो यह है कि अब कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। रेड पैंथर्स खत्म हो गए हैं। मैं चाहूं भी तो अब दोबारा कोई गिरोह तरतीब नहीं दे सकती, क्योंकि इस काम के लिए एक फाल शख्सियत की जरूरत होती है। बस अब तो दिल ये चाहता है कि स्विट्जरलैंड में कोई छोटा सा होटल खोल लूं और बाकी जिंदगी उसकी माजूर मालिका की हैसियत से गुजार दूं। मैंने कहा, मेरे मजहब में मायूसी गुनाह है साइका, फिर तुम खुद को तन्हा क्यों समझने लगी? उसने अजीब से लहजे में कहा, क्या मुझे ऐसा नहीं समझना चाहिए अली? मैं चौंक गया। इससे पहले कि उसका जहन किसी और तरफ भटकता, मैंने फौरन पैंतरा बदल दिया। मैंने कहा, मेरे अलावा तारीना, तहजीब, फाखरा याकूबी और मसूद तलहा सब तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकते साइका। वो बोली, तुम्हारे जहन में मेरे लिए क्या प्रोग्राम है अली? तुम साफ क्यों नहीं कहते? मैंने कहा, साइका, मसूद तलहा तुमसे शादी करना चाहता है। बेख्तियार उसके मुंह से निकला, ओह, क्या उसने तुमसे इस ख्वाहिश का इजहार किया है? मैंने कहा, नहीं, मेरी मालूमात का जरिया फाखरा है, वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है। उसने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, एक लंगड़ी लड़की पर एहसान करना चाहता है। मैंने कहा, इस तरह मत सोचो साइका, किसी को आजमाए बगैर उसके जज्बे पर शक करना मुनासिब बात तो नहीं। बोली, ठीक है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, और मसूद के तो पहले ही मुझ पर बहुत से एहसानात हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए मजबूर नहीं कर रहा। एक बात मेरे इल्म में आई थी, वो तुम तक पहुंचा दी। आखिर में इतना जरूर कहूंगा कि अगर कभी तुम भी अपने दिल में मसूद के लिए कोई नरम गोशा महसूस करो तो उसकी पेशकश पर जरूर गौर करना, मेरी दरखास्त समझकर। साइका एक गहरी सांस लेते हुए बोली, शुक्र है तुमने हुक्म नहीं दिया। बहरहाल मैं तुम्हारी दरखास्त को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती अली। मैंने कहा, शुक्रिया साइका। ये कहकर मैं उठ खड़ा हुआ, कहा, आओ थोड़ा सा साथ घूम फिर लें, अगर तुम दिक्कत महसूस न करो तो। वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं अली, मैं तुम्हारे साथ कोई दिक्कत महसूस नहीं करती, और अपनी बेसाखी संभालते हुए उठ गई। मैं साइका को हमरा लेकर वहां से बाहर आ गया। फिर हम चहलकदमी के अंदाज में एक तरफ चल पड़े। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि एक जीप हमारे करीब आकर रुकी, जिसे मसूद तलहा ड्राइव कर रहा था, बट उसके साथ बराबर वाली सीट पर बराजमान था। मुझे देखते ही वो चहका, किधर चीफ? हम तो आप ही की तरफ आ रहे थे। मैंने पूछा, खैरियत, कोई खास बात है? बोला, खास बात तो कोई नहीं चीफ, अलबत्ता मसूद तलहा बजिद हैं कि हम उनके साथ उनकी रिहाइश गाह पर रहें, लिहाजा ये आपको लेने आए थे। मैंने मसूद की तरफ इस्तफहामिया नजरों से देखा तो वो बोला, मेरा ख्याल है कि वो जगह आपके शाया निशान नहीं है। यहाँ मुझे खासा कुशादा मकान रहने के लिए दिया गया है, इसके होते हुए आपको कहीं और रहने की क्या जरूरत है? मैंने कहा, मेरे ख्याल में इन तकल्लुफात की मौजूदा हालात में तो कोई जरूरत नहीं है। वो मुताज्जिबाना लहजे में बोला, आप दुरुस्त कहते हैं, मगर मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे शर्फ मेज़बानी बख्शें, प्लीज। मैंने साइका की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, मसूद की ख्वाहिश का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा अली। साइका का जुमला मानी खेज था, लेकिन मैंने ये कहकर हिसाब फौरन ही बराबर कर दिया। सही कहती हो साइका, मेरा भी यही ख्याल है। मेरे इस जवाब पर वो फौरन दूसरी तरफ देखने लगी। इस मानी खेज गुफ्तगू का असल मफहूम शायद बड और मसूद की समझ में भी नहीं आया था। वो दोनों खामोशी से हमारी तरफ देख रहे थे। मैंने साइका से जीप में बैठने के लिए कहा और फिर उसे सहारा देकर अंदर बैठा दिया। उसके बाद मैं भी जीप में सवार हो गया और मसूद से कहा कि पहले साइका को अस्पताल पहुंचा दिया जाए और बाद में हम अपना सामान लेकर उसके साथ चलेंगे। मसूद ने इस बात में सर को जुम्बिश दी और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मैं बड के हमरा मसूद तलहा के कुशादा और आरामदेह मकान में आ गया था। यहाँ हमें ज्यादा आराम और सहूलियात मैसर थीं। फाखरा याकूबी रोज मुझसे मिलने आ जाती थी। साइका को भी हम यहाँ ले आए थे। अभी तक सिर्फ गाजी नासिर नाटोनिया पहुंचा था, बाकी लोग भी आने वाले थे। इस दौरान मेरी मसरूफियत कुछ न रही और मैं खुद को बेबस और बंधा हुआ महसूस कर रहा था। अपनी इस बेजारी का इजहार मैंने फाखरा से भी किया था, हालांकि मुझे यहाँ हर तरह की आज़ादी के साथ तमाम तफरीही सहूलतें भी मैसर थीं।
जिनसे मैं लुत्फ अंदोज हो सकता था, लेकिन ये सब मेरी बेचैन फितरत के खिलाफ था। मैं हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकता था, खुसूसन उस वक्त जब मुझे ये महसूस हो रहा हो कि दुश्मन मसरूफ़ कार है और हम अब तक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। बिलाखिर एक दिन गाजी नासिर और फाखरा याकूबी मेरे पास आ गए। फाखरा ने कहा, तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं अली, मीटिंग का वक्त और दिन का तयन कर लो। मैंने कहा, जो दिन तुम मुकर्रर करोगे मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, कल शाम 5 बजे। मैंने कहा ठीक है, और वो दोनों चले गए। दूसरे दिन शाम 5 बजे तमाम लोग इकट्ठे हो गए थे। उस मीटिंग में सूरत हाल पर खासा सिर हासिल तबसरा हुआ। सब ने अपने अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में इजहार राय किया और बिलाखिर हम एक मुत्तफ़िक़ा लाह अमल तय करने में कामयाब हो गए। उस मीटिंग में मौजूद तमाम अफराद मुझसे बेहद मुतासिर और मरूब थे, लिहाजा सबकी कोशिश यही थी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इजहार राय का मौका दिया जाए और मैं जिस तरह चाहूँ इस मामले को निपटाऊँ। चुनांचे मैंने अपनी तजावीज़ उनके सामने पेश की। मेरे प्रोग्राम के तहत 3 महाज़ों पर काम करके इस मसले पर पूरी तरह निपटा जा सकता था। अव्वल मसला असलहे की फैक्ट्रियों के तहफ़्फ़ुज़ का था। उनके लिए सिक्योरिटी के ऐसे इंतजामात की ज़रूरत थी जिसके तहत दोबारा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। 2 लाइन ऑफ क्रूज़ल के इर्द गिर्द सहरा और जंगलात में छानबीन की ज़रूरत थी। इस इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि दुश्मन ने अपने कुछ खुफिया ठिकाने वहाँ बना रखे हों। तीसरा सबसे बड़ा और अहम मसला स्टीफन ब्राकोडा की तलाश था, जिसमें हम अब तक नाकाम रहे थे। मेरी तजावीज़ से किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया था। मुझे सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लेने और उसे बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि मैं स्टीफन ब्राकोडा की तलाश में दिलचस्पी रखता था। ये काम गाजी नासिर के सुपुर्द हुआ और अतराफ के जंगलात और सहरा की छानबीन की जिम्मेदारी अबू हातिम ने कबूल की। मीटिंग खत्म हो गई। हकीकत ये थी कि मैं सिक्योरिटी का शोबा नहीं लेना चाहता था। उसमें मेरे लिए बेशुमार उलझने थीं, लेकिन बहरहाल उन लोगों ने मुझसे यही चाहा था और मैंने मंजूर कर लिया। अपनी आरामगाह में कई घंटे तक मैंने इसके लिए प्लानिंग की। लगे बंधे उसूलों पर तो काम हो ही रहा था और उन्होंने इस सिलसिले में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मैं ऐसे दोस्तों का इंतखाब चाहता था जो आम लोगों से हटकर हों और कामयाब रहें। बिलाखिर मैंने एक दिलचस्प प्रोग्राम बना लिया जो मेरी अपनी पसंद के मुताबिक था। दूसरे दिन मैंने उन लोगों से कहा, मैंने एक लाह अमल तैयार कर लिया है। मसूद तलहा ने कहा, आज दोपहर में हम लोग लंच पर इस बारे में गुफ्तगू करते रहे हैं और हमारे दरमियान शर्तें भी लगी हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, खूब। वो बोला, पहली शर्त आपकी टीम में शामिल होने वालों के सिलसिले में है। आप बताइए आप किन लोगों को साथ रखना पसंद करेंगे। हमने वो नाम लिख लिए हैं जिनका इंतखाब आप करेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, आप लोग बता दें। मसूद ने मुझे कागज और बॉल पॉइंट देकर कहा, आप उन नामों को अपने पास लिख लें ताकि तस्दीक हो जाए। मैंने कागज पर लिख कर रख लिया, फिर उनसे कहा कि बताएं। फाखरा याकूबी, बर्ड मैकनो, ये 3 खास नाम हैं। मैंने कागज उनके सामने रख दिया। कहा, मैं नहीं जानता शर्त किन लोगों के दरमियान और क्या है, लेकिन मेरा कागज आप लोगों के सामने है। उस पर लिखा था कि मैं तन्हा काम करूंगा। सब हैरान होकर मुझे देखने लगे। तन्हा? मैंने कहा, जी हाँ, बिल्कुल तन्हा। मैं जानता हूं कि सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन लोगों का इंतखाब किया गया होगा और वो सब अगर खुश उसलूबी से अपना काम अंजाम न दे रहे होते तो अब तक कुछ और भी हो सकता था। मैं सिर्फ उन कमजोर पहलुओं का जायजा लेना चाहता हूं जहां से हमारे दुश्मन अंदर दाखिल होने में कामयाब हो सकते हैं। उसने कहा, लेकिन तन्हा? मैंने कहा, इब्तिदा में बिल्कुल तन्हा भी नहीं हूँगा। कुछ लोग मेरी मदद करेंगे, लेकिन जरा मुख्तलिफ अंदाज में। मसूद तलहा ने ताज्जुब से पूछा, मसलन? और मैं उन लोगों को अपने प्रोग्राम के बारे में बताने लगा। सबके चेहरे हैरत ज़दा थे। अबू हातिम ने कहा, नहीं अली, मैं इससे इख्तिलाफ करूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा स्टाइल है अबू हातिम, मैं इससे बेहतर फवायद हासिल करूंगा। फाखरा बोली, अली, कम से कम इतनी इजाजत तो दो कि हम उन लोगों को। मैंने कहा, सारा खेल खराब हो जाएगा फाखरा, फिर फायदा ही क्या? मैं डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने पूछा, वो किस तरह? मैंने कहा, ये ना पूछो तो बेहतर है, थोड़ा सा गौर करोगी तो खुद समझ में आ जाएगा। मसूद ने कहा, बड़ी उलझन में डाल दिया है आपने। मैंने कहा, ज्यादा से ज्यादा आप मेरे लिए एक काम कर दें मसूद। वो बोला, जी अली, कहिए। मैंने कहा, लाइन ऑफ क्रूजल की तमाम बस्तियों में सिक्योरिटी वालों को वो मखसूस कोड बता दें जो हमारे दरमियान मुकर्रर हुआ है। अगर कोई बहुत खतरनाक सूरत हाल पेश आ गई तो मैं उनसे मदद हासिल कर लूंगा। मसूद ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, ये काम कर लिया जाएगा। सहरा आजम के राज हाय सरबस्ता खुल रहे थे। मैं पिछले 27 घंटे से भटक रहा था। लैंड रोवर में सफर के लिए जरूरत की तमाम चीजें मौजूद थीं। मेरे चेहरे पर बेहतरीन मेकअप था जिसमें कई घंटे सर्फ किए गए थे।
मैं उस मेकअप में तांबे जैसी रंगत का मालिक कोई स्पेनिश लगता था। अब तक का सफर निहायत पुरसुकून था। अपने मकसद की तकमील के लिए मैंने जहन को आज़ाद छोड़ दिया और पूरी दिलजमई से अपना काम करने के लिए खुद को तैयार कर लिया। मेरा रुख लाइन ऑफ क्रूजल की एक आबादी की तरफ था। उस इलाके में गर्मी शदीद थी। हर समत चट्टानें आसमान की तरफ निगरां थीं। सूरज की सुलगती किरणें बदन को छेद रही थीं। मैं मुनासिब रफ्तार से लैंड रोवर ड्राइव कर रहा था। दफतन एक हल्की सी आवाज मेरी समात से टकराई और मैंने लैंड रोवर को ब्रेक लगा दिए। इंजन स्टार्ट था। आवाज दोबारा मेरे कानों में आई और इस बार समत का अंदाजा भी हो गया। एक बुलंद चट्टान पर कोई हाथ हिला रहा था। मैंने चट्टान तक जाने वाले रास्ते पर निगाह दौड़ाई और फिर लैंड रोवर को उस तरफ बढ़ा दिया। थोड़ी देर के बाद मैं चट्टान के करीब पहुंच गया। एक कवि हैकल आदमी संभल कर चट्टान से नीचे उतर रहा था। उसके हाथ में राइफल थी। चाल में किसी हद तक लंगड़ाहट थी। मैं उसे देखता रहा। जवानुल उम्र था, खुश शक्ल भी था। लिबास चीथड़ों की शक्ल में बदन पर झूल रहा था। चंद लम्हों के बाद वो मेरे पास पहुंच गया। उसने फंसी फंसी आवाज में कहा, सॉरी फ्रेंड, मैं सख्त भूखा और प्यासा हूँ, मेरी कुछ मदद कर सकते हो? मैंने कहा जरूर। मैंने लैंड रोवर का इंजन बंद कर दिया और फिर एक पैकेट खोलकर उसके सामने रख दिया। उसमें सैंडविच भरे हुए थे, साथ ही कॉफी का थर्मस भी उसे थमा दिया। उसने शुक्रिया के साथ ये चीजें कबूल कर लीं। मैं उसका गहरी निगाह से जायजा ले रहा था। ये अजीब सी शख्सियत का मालिक था। अच्छी तरह खाने के बाद उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और बोला, बहुत बुरे वक्त में तुमने मेरी मदद की है दोस्त, मैं इस एहसान को याद रखूंगा। मेरे पास कारतूस खत्म हो चुके हैं, वरना इस हालत को न पहुंचता। क्या हम तारुफ हासिल कर सकते हैं? मैंने कहा, मेरा नाम डोना वस्तोनिया है। उसने मुस्कुरा कर कहा, स्पेनिश? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ। वो बोला, अफ्रीका के इन जलते पहाड़ों के दरमियान क्यों भटक रहे हो? मैंने उससे उल्टा सवाल कर दिया, अफ्रीका में लोग क्यों भटकते हैं? वो बोला, सोने की तलाश, हीरों और कीमती पत्थरों की खोज, यही ना? मैंने कहा, अपने बारे में नहीं बताया तुमने। वो बोला, इलियट है मेरा नाम, जेनकार्ड इलियट। वैसे तुम तन्हा हो? मैंने कहा, तन्हा होना बुरी बात है क्या? बोला, नहीं, उमूमन यहाँ लोग तन्हा नहीं आते, पार्टियां आती हैं। मैंने कहा, मैं तन्हा ही हूँ। वो बोला, बड़े दिल वाले मालूम होते हो। वैसे शायद अफ्रीका में दाखिल हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। तुम्हारे सामान की ताजगी बताती है, खुद भी तरोताजा हो। मैंने कहा, यही समझ लो। वो बोला, इलियट के दोस्त बनोगे? अगर कोई बड़ा मंसूबा नहीं लेकर आए तो फायदे में रहोगे। मैंने गौर से उसे देखते हुए कहा, मैं समझा नहीं। वो मुस्कुरा कर बोला, इतनी जल्दी न समझो, खुद को समझने के लिए भी तो कुछ वक्त दो। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारा लिबास अब पहनने के काबिल नहीं रहा। उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, मेरे पास इस खाली बंदूक के अलावा और कुछ नहीं रहा मेरे दोस्त, लेकिन इस खोपड़ी में बहुत कुछ है। मैंने पीछे पड़े हुए सूटकेस में से एक सूट उसे निकाल कर दिया। वो गहरी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने एक चट्टान की ओट में जाकर लिबास तब्दील किया और मेरे पास आ गया। बोला, एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने पर मजबूर हूँ वेस्तोनिया। तुम मेरे लिए बहुत कीमती इंसान साबित हुए हो, वरना शायद इस किस्मपुरसी के आलम में मुझे कोई नुकसान पहुंच जाता। अब देखो ना, मौसम कितना शदीद है और मेरे पास ना कोई कारतूस था और ना ही पानी। मैंने उसे देखते हुए सवाल किया, अब प्रोग्राम क्या है? उसने कहा, सबसे पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करो, किसी ऐसे इलाके में जहाँ हम सायादार दरख्तों के नीचे पनाह ले सकें। गर्मी की शिद्दत खौफनाक है। मैंने लैंड रोवर स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। वो मेरे नजदीक बैठा हुआ पुरख्याल निगाहों से सामने फैली हुई पहाड़ियों को देख रहा था। ये इलाका आग की तरह तप रहा था। आगे चलकर ताहद्दे निगाह रेत का एक वीरान सहरा नजर आया, जिसके चारों तरफ खुश्क पहाड़ियों की एक कतार सी बनी हुई थी। दूर दूर तक किसी दरख्त का निशान भी नजर नहीं आ रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, हमें ये पहाड़ियां उबूर करना होंगी और उसके बाद हम एक बेहतरीन हिस्से में जा पहुंचेंगे। मैंने कहा, तुम इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ मालूम होते हो। बोला, हाँ, न जाने कब से इन वीरानों में भटक रहा हूँ। मैंने पूछा, वजह? वो मुस्कुराने लगा। वो बोला, जल्दबाज मालूम होते हो, लेकिन मैं इंसानी फितरत के इस पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हर शख्स एक दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। मैं तन्हा इन इलाकों में नहीं आया था, बल्कि एक पूरी पार्टी मेरे साथ थी। इस पार्टी में मफाद परस्त लोगों की तादाद ज्यादा थी और वो जिस मकसद के लिए आए थे उसमें अपने साथ कम से कम लोग रखना चाहते थे। मैंने पूछा, तो फिर साथ आए ही क्यों थे? बोला, इसलिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें बहुत से लोगों की जरूरत थी। मैंने पूछा, फिर उसके बाद क्या हुआ? बोला, उसके बाद जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उनकी मंजिल करीब आ गई है, तो वो आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। 16 आदमियों ने 6 आदमियों को कत्ल कर दिया और 2 अफराद उनके दरमियान से निकल भागे।
लेकिन ये भागने वाले अफराद बड़े कारामद थे। मैंने पूछा क्या मतलब? बोला उनमें से एक मैं हूँ और एक मेरी साथी लड़की। मैंने पूछा खूब, क्या नाम है तुम्हारी उस साथी लड़की का? उसने जवाब दिया ड्रैगी। मैंने पूछा तो वो भी फरार हो गई, मगर वो तो तुम्हारे साथ नजर नहीं आई। इलियट ने कहा बदकिस्मती से हम दोनों का साथ छूट गया है और मुझे शुबा है कि वो उनके हत्थे चढ़ गई है। मैंने कहा फिर सवाल वहीं पहुंच जाता है कि मामला क्या था। वो बोला हीरों का एक बहुत बड़ा जखीरा जो एक जगह पोशीदा कर दिया गया था। जिन लोगों ने ये हीरे दरियाफ्त किए थे वो उन्हें यहाँ से ले जाने में कामयाब नहीं हो सके थे। शदीद जख्मी होने की वजह से उन्होंने हीरों के उस जखीरे को एक जगह पोशीदा कर दिया, जगह का नक्शा बनाया और उसके बाद इस उम्मीद पर सहराए आजम से वापस चले गए कि सेहतयाब होने के बाद दोबारा आएंगे, लेकिन वो न आ सके और वो नक्शा कुछ दूसरे लोगों के हाथ लग गया। नए सिरे से एक पार्टी तश्कील दी गई जिसमें मैं एक नुमाया हैसियत रखता था, लेकिन फिर आपस की फूट ने हम सबको मुंतशिर कर दिया। नक्शे के कई टुकड़े कर लिए गए थे जिनमें से एक टुकड़ा मेरे पास महफूज है, लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ज़ाती तौर पर भी हीरों की उस ज़खीरागाह को जानता हूँ, जबकि वो अहमक लोग यही समझ रहे होंगे कि मेरे पास नक्शे के बकिया टुकड़े चूंकि मौजूद नहीं हैं, इसलिए मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकूंगा। काश ड्रैगी मुझे मिल जाती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। मैंने कहा तो क्या वो हीरे इन्हीं अतराफ में मौजूद हैं? वो बोला हाँ, हम उस जगह से बहुत करीब हैं, लेकिन मेरे जवान दोस्त मैं वही कहानी फिर नहीं दोहराना चाहता। मुझे ड्रैगी की तलाश है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं उस जखीरे में से तुम्हें एक छोटा सा हिस्सा देने में जरा भी दुख महसूस नहीं करूंगा। क्योंकि जब इंसान किसी बड़ी चीज से महरूम हो जाता है तो छोटी चीजों की कोई वक़्त उसकी निगाह में नहीं रहती। मैं खुलूस दिल से तुम्हें इसकी पेशकश करता हूँ। अब मैं ये नहीं जानता कि खुद तुम्हारा मंसूबा कितना बड़ा है। वैसे एक बात मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुमने मुझसे सच बोला और सहराए आजम अफ्रीका में तन्हा ही निकल आए हो तो मेरा ख्याल है तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे। वैसे भी तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। एक तन्हा इंसान कोई बहुत बड़ा मार्का कैसे सरअंजाम दे सकता है? मैंने कहा मेरा कोई मार्का नहीं है और मैं किसी हीरे के जखीरे और सोने की तलाश में नहीं हूँ। मैं दरअसल जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने वाला एक छोटा सा साइंसदान हूँ और यहाँ सिर्फ इसलिए भटक रहा हूँ कि मुझे अपने मकसद की बूटियाँ दरकार हैं। ना सोने का कोई जखीरा मेरी निगाहों के सामने है और ना हीरों के अंबार। इलियट ने सामने से निगाह हटाकर मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर हल्का सा कहका लगाकर हंस पड़ा। बोला अगर तुमने ये अल्फाज अपनी हिफाजत के लिए कहे हैं तब भी मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तो तुम्हें अपने तौर पर सिर्फ ये पेशकश कर रहा हूँ कि मेरी थोड़ी सी मदद करो और हीरों का ये छोटा सा जखीरा तुम भी हासिल कर लो। मैं दावे से कहता हूँ कि मैं तुम्हें बाआसानी उस जखीरे तक ले जाऊंगा। मैंने कहा अफसोस मुझे हीरों से कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा अपना फन दुनिया के तमाम कीमती खजानों से कहीं ज्यादा अहम है। ताहम एक इंसानी नाते से तुम्हारी मदद करने में कोई आर नहीं समझता। उसने दोनों शाने हिलाए, ठीक है, और फिर दूसरी तरफ देखने लगा और उसी वक्त मैंने महसूस किया कि वो बुरी तरह चौंक पड़ा है। मैंने अकब में तेज रोशनी महसूस की थी। ये रोशनी यकीनन धूप में चमकते हुए किसी शीशे की थी। इलियट पलटकर पीछे देखने लगा, फिर उसने लैंड रोवर की खिड़की में से गर्दन निकाली और अपनी सीट के पास खड़ा हो गया। वो अपने आधे बदन को खिड़की से निकाल कर गालिबन पीछे की समत देख रहा था। चंद लम्हे वो उसी तरह खड़ा रहा और उसके बाद सीट पर बैठ गया। उसने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, शायद वो लोग हमारा ताक़ुब कर रहे हैं। मैंने चौंक कर पूछा, कौन लोग? बोला, वही जिनका मैंने तस्करा किया था। मैंने कहा, ओह, इसका मतलब है कि वो मुसलसल तुम्हारी ताक में है। बोला, हाँ, हीरों के उस जखीरे का नक्शा जो मेरे पास है वो मेरे हिस्से का टुकड़ा भी हासिल करना चाहते होंगे। मैंने कहा, मगर ये सूरत हाल तो बेहतर नहीं है, इस तरह तो हम। वो बोला, हाँ मेरे दोस्त, तुम्हें खासी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। ये रेगिस्तानी इलाका बहुत ज्यादा तवील नहीं है। हम जल्द ही मगरिब की समत मुड़कर एक ऐसे हिस्से में जा निकलेंगे जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ऐसी चट्टानें हैं जिनके नीचे तवील साए फैले हुए हैं। तुम उन्हें देखकर यही महसूस करोगे कि ये ज़माने कदीम के खंडरात हैं, लेकिन दर हकीकत वो खंडरात नहीं हैं, बल्कि इस किस्म की खोखली चट्टानें हैं जो इंसानी हाथों की तामीर करदा मालूम होती हैं। मैंने कोई जवाब न दिया। उस शख्स के अल्फाज में मुझे झूठ की आमेजिश महसूस हो रही थी। मसला कुछ और ही था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।